तो फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ठीक है। तो जॉर्ज सीमन साइमन ओम नाम था इनका पूरा। तो जॉर्ज साइमन ओम्स नाम था इनका, जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे। 1787 में 1787 टू 1854 तक इनका जो है आपका है टाइम में से 1784 7 में हुए थे। 1854 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो 1827 में इन्होंने रिलेशन फाइंड किया किसके किसके बीच में, पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन भी क्लियर कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख करके आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो आपका जर्मन जो आपके फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स, उन्होंने 1827 में एक रिलेशनशिप दिया किनके बीच में, करंट और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक मेटालिक वायर ली हमने। तो मेटालिक वायर, सपोज दैट कोई उन्होंने मेटालिक वायर लिया। ठीक है। और इसके फिजिकल चेंजेस नहीं किए। फिजिकल चेंजेस मीन्स उसके टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट रखा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी मेटालिक वायर में हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो करंट को फ्लो कराया, सपोज दैट हमने इसको आई करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने के बाद इनके एंड, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, कैपिटल वी। तो उन्होंने क्या कि अगर किसी भी मेटालिक वायर में करंट आई को सप्लाई करने के बाद इन दोनों के एंड के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा, वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और होगा कब, जब इनके टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। कहने का मतलब इसके टेम्परेचर को हम चेंज ना करें, मीन्स इसके फिजिकल कंडीशंस को हम चेंज ना करें, स्पेशली इन टेम्परेचर। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि when the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the temperatures remains constant. ओके। तो उन्होंने क्या स्टेट किया, he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. ओके। ये कब होगा, जब हम उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब किसी मेटालिक वायर में हम करंट आई को फ्लो कराएं, अगर मान लीजिए सपोज दैट ए टू बी के डायरेक्शन में हमने करंट को फ्लो कराया और ए टू बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, तो वी जो होगा वो करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट लिया आर, जिसको उन्होंने क्या कहा, रेजिस्टेंस। जो आपका हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको उन्होंने क्या कहा, रेजिस्टेंस का। ठीक है। और रेजिस्टेंस मीन्स ये आपका ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, हमेशा अगर हम क्या कहें कि वी और आई के बीच में हमने ग्राफ खींचा, तो जो रेजिस्टेंस का जो ग्राफ होगा वो कंटिन्यूसली क्या होगा, आपका स्ट्रेट होगा। मीन्स ये आपका हो गया आई का, ये आपका वी का हो गया, तो ये आप सॉरी कैपिटल वी, तो ये जो ग्राफ आपका होगा वो आर का होगा। मीन्स आपका जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा। ठीक है। अब एक नया वर्ड आया आपका रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ फिर से समझ लीजिए आप एक बार पहले। जॉर्ज साइमन ओम्स स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference across its end. मीन्स दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब होगा, जब इसके टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मीन्स जितना टेम्परेचर उसको कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के बाद ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर इसकी सर्किट में या इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो दोनों के एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। मीन्स पोटेंशियल बढ़ता जाएगा दोनों एंड के बीच में। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा।
पोटेंशियल को इंक्रीज कराएंगे तो करंट भी हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इंप्लाइज करेगा V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब एक नया वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस जो होता है फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है, रजिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब आपके मान लीजिए कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, ये मीन्स फ्लो होने से रोकता है। जैसे मैंने आपको उस दिन पोटेंशियल में पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या करता है, कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज को कैरी करता है एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कराने के लिए, तो उसको एक वर्क करना पड़ता है। तो वहाँ पर रजिस्ट करने के लिए कुछ आपके रेजिस्टेंस होते हैं जो कि उसको अपोज करते हैं, उसकी डायरेक्शन को, मीन्स उसकी फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके एटम्स होंगे फिक्स्ड होंगे, या कुछ एटम्स होंगे जो चार्ज होंगे जो कि आपकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि वायर जो होते हैं आपके हीट हो जाते हैं, मोबाइल हीट हो जाते हैं, या आपका चार्जर हीट हो जाता है, तो आपके रेजिस्टेंस होने की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, मींस वो करंट का आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली रूप से फ्लो कराएगा। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, रजिस्ट कम होगा, और रजिस्ट कम होगा तो रेजिस्टेंस का सीधा सीधा जान लेना कि अपोजिशन ऑफ अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और किसी भी फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करना ही रेजिस्टेंस का वर्क होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, इससे डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं लिखा होता है ओम, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो 1 ओम कितना होगा, तो 1 ओम जो होगा, 1 ओम इज इक्वल टू मीन्स 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो अगर किसी करंट में, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और उसके दोनों के दोनों पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, मीन्स दोनों पिंड के बीच का जो अक्रॉस आपका पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट हो, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस, उस मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ओके, अभी इसी में भी एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम कहें I इज इक्वल टू V अपॉन आर, मीन्स करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रख दें, V हमारा कांस्टेंट हो जाए, कुछ कंडीशंस होंगी आपकी, तो V को अगर हम कांस्टेंट रखें तो यहाँ पर क्या होगा, I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये होगा कि R अगर आपका इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो कंडक्टर या जो मेटालिक करंट का गुड कंडक्टर होगा वो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो करंट को इजीली रूप से फ्लो नहीं करा पाएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो हम एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है रियोस्टेट, हम उसमें सर्किट में नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात नहीं की थी रियोस्टेट के बारे में, क्योंकि हमने कहा कि अब रेजिस्टेंस पढ़ा दें फिर आपको बताते हैं रियोस्टेट क्या होता है। तो रियोस्टेट जो होता है इसका यूज हम करते हैं सर्किट में, इसकी हेल्प से हम सर्किट में करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट में हमने सेल लगाया बैटरी को करंट को फ्लो कराने के लिए, तो सेल क्या करेगा, कंटिन्यूसली एक ही तरीके से एक ही पोटेंशियल में आपका क्या करंट देगा। तो वहाँ पर हमने क्या कहा, हमने उसको रियोस्टेट लगा करके करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रियोस्टेट में, रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, करंट को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। मीन्स रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा।
तो रियोस्टेट का वर्क करके वेरिएबल, जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कहते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज टू डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट इस कंपोनेंट इज यूजेस कॉल्ड रियोस्टेट। तो सर्किट के अकॉर्डिंगली हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट की साइन क्या होती है, ये आपका रेजिस्टेंस की साइन होती है। रियोस्टेट का मतलब होगा ऐसे एरो बना होगा, तो ये आपका रियोस्टेट हो गया। मींस यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है। मान लीजिए करंट कांस्टेंट हो, तो लेट I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर I कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा V इज इक्वल टू आई आर, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ? चलिए कुछ फैक्टर हैं आपके, फैक्टर, तो क्या टॉपिक है आपका, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रेजिस्टेंस कंडक्टर पे डिपेंड करता है, चलिए बताते हैं हम आपको। पहला, ऑन इट्स लेंथ, सेकंड, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। थर्ड, ऑन द नेचर ऑफ मेटल या मटेरियल, जो भी आपने मटेरियल लिया है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले हम लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब लेंथ की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, मीन्स किसी भी मटेरियल की लेंथ आप इंक्रीज करते जाइए, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने क्या होगा कि जैसे सपोज दैट आपको आपके घर से निकलना हो, रास्ते में अगर आप यहां से जाते हैं, सपोज दैट बाइक लेके जा रहे हैं, अगर लॉन्ग आपको ट्रेवल करना है, तो लॉन्ग अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगर मान लीजिए हाईवे आपका क्लीन ना हो तो ट्रैफिक आपको क्या मिलेगा कंपैरेटिवली। अगर मान लो सपोज दैट ए टू बी आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको ए टू सी ट्रेवल करना है, ए टू सी आपको डिस्टेंस सिर्फ इतनी है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आपको ए से बी तक ट्रेवल करना है तो क्या होगा, ज़्यादा का आपको कार्स मिलेंगी रास्ते में, बस मिलेगा, साइकिल मिलेगी, रंबल स्ट्रिप भी मिल सकता है, ठीक है। बट अगर आपको सपोज है यहाँ पर मान लीजिए 100 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है और यहाँ पर आपको ट्रैवल करना है ओनली 10 किलोमीटर, तो दोनों को कंपेरेटिवली किस में ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, 100 किलोमीटर। तो रेजिस्टेंस भी तो आपका ट्रैफिक ही है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि उसके मोशन को, उसके फ्लो ऑफ मोशन को रजिस्ट करता है, मीन्स रोकता है। अरे बाइक आप चलाते हैं तो ट्रैफिक ही तो आपकी बाइक स्पीड कम ज़्यादा करती है। सेम कंडीशन तो रेजिस्टेंस का भी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है उसका। तो सेम कंडीशन, कहने का मतलब डिस्टेंस कम हुई तो आपका अपोजिशन कम होगा, मीन्स आपका रजिस्ट कब होगा, आपका रजिस्ट कम होगा, और आपका ज़्यादा लेंथ होगी तो रजिस्ट ज़्यादा होगा। इसलिए लेंथ जब किसी वायर की, जैसे सपोज दैट आपने फैन लिया, अगर आपने फैन लिया तो आपने क्या किया, वायर लेंथ आपने इंक्रीज की, और वायर लेंथ आपने इंक्रीज की तो इस वायर की रेजिस्टेंस हुई, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई। अब आपने करंट फ्लो कराया तो करंट क्या होगा, यहाँ पर टोटली रूप से यूज नहीं होगा, और आपकी जो फैन की स्पीड होगी वो स्लो होगी। अगर फैन की स्पीड बढ़ानी है तो वायर को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई फ़ैन, आपने ये स्विच है आपका, आपने अपने 10-15 मीटर का वायर आपने लगा करके फ़ैन पास में ही रख लिया, तब भी आपका करंट उतनी स्पीड से नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 मीटर का वायर लगा कर आपने फ़ैन चलाया, तो दोनों के कंपेरेटिवली 1 मीटर का जो वायर होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इस वायर में आपने करंट फ्लो कराया,
अगर इसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। बट रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो करंट कम होगा तो इस फैन को करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि आपको बताया ना सबसे पहले रेजिस्टेंस इंक्रीज तो व्हेन करंट इज डिक्रीज, व्हेन रेजिस्टेंस इज डिक्रीज देन करंट इज इंक्रीज। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या मिलेगा, फैन को कम मिलेगा। और यहाँ पर वायर 1 मीटर होने की वजह से, लेंथ कम होने की वजह से, जब लेंथ कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वायर जो आपका ये फैन होगा इसको करंट क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो करंट ज़्यादा मिलने की वजह से फैन आपका इसके कंपेरेटिवली क्विकली बहुत फास्टली आपका रोटेट करेगा। मीन्स इसका आरपीएम रोटेट पर मिनट जो होगा या रोटेट पर आपका जो भी होगा वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस जो होगा किसी भी मटेरियल के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वायर जैसे, इसका मतलब ये हुआ कि वायर की लेंथ अगर जैसे ही जितना बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम दो रोड लेते हैं, एक रोड लेते हैं नैरो, एक लेते हैं ब्रॉड। ये क्यों लिया हम आपको भी समझाते हैं। हमने क्रॉस सेक्शन की बात की ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्रॉस सेक्शन मीन्स वायर होगा उसका कटा हुआ ये भाग, मीन्स मोटाई उसकी जो भी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक हमने आपका पतला वायर ले लिया, एक मोटा वायर ले लिया, या ये आपका नैरो रोड है या आपका ब्रॉड रोड है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, नैरो रोड है, आपका घर यहीं पास में है, आप इस रास्ते पे गए तो ट्रैफिक आपको क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पर बड़ा सा ट्रक आ गया तो आपको निकलने में क्या होगी, असुविधा होगी। मीन्स ट्रैफिक मैक्सिमम मिल सकता है इस रोड पे, अगर एक ही रोड हो आपको चलने के लिए आपकी गली में, ठीक है। अब सपोज दैट आप इस रोड पे आ गए, आपको पर्याप्त फील्ड मिली जाने के लिए, पर्याप्त फील्ड मिली तो आप इजीली रूप से निकल सकते हैं कि नहीं, कहीं से निकल सकते हैं ना। तो सेम कंडीशन आपका रेजिस्टेंस का भी होता है। अगर हम रेजिस्टेंस मान लीजिए किसी भी वायर का, कोई वायर अगर थिन है तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, मीन्स उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस, ऐसे यहां पे देख लीजिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगी, कम होगी। मीन्स वायर अगर पतला होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, रजिस्ट ज़्यादा करेगा। अगर वो मोटा होगा तो रजिस्ट कम करेगा। इसलिए आप देखते हैं जब फ्यूज वायर में हम पतला वायर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करेगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा हीट होने के बाद। उसकी बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन बस इतना जान लें फ्यूज वायर में इसलिए वायर क्या लगाते हैं, पतला वायर लगाते हैं, थिन वायर लगाते हैं। तो जब आपकी रोड ब्रॉड रहा तो आप इजीली रूप से ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए पार चले गए, बट आपका रोड जब आपका थिन रहा तो आपको निकलने में यहाँ पे प्रॉब्लम रही, ठीक है। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए। तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट को हमने लगाया तो आर इज इक्वल टू रो 1 अपान ए। यहाँ पर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। रोने वाला रो नहीं, आर एच ओ। तो इसका मतलब आर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। इसका मतलब ये होगा कि रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसका जो आपका क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है, अब जैसे मान लिया जी यहाँ क्या, रो इज इक्वल टू आर अपान ए, तो आर की क्या होता है, आर होगा आपका ओम, आर की यूनिट। एक क्रॉस सेक्शन है, इसका क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और एल की क्या होगा यूनिट, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब रो की यूनिट कितनी हो गई, रो की यूनिट हो गई ओम मीटर। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो रो की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे,
ओम। ओके, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसके बारे में बेहिचक आप पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। ओके।